Now today I am going to deal with the real aspects of redevelopment. Let us start with what are the reasons for redevelopment. Number one, of course, age and condition of the building. Which are the areas which normally go for the first kind of hit, that is your terrace and water tank. वहाँ से वो शुरू होता है. A question normally asks is what is the difference between restoration and redevelopment? In restoration, the existing building is extensively repaired and restored to its original condition. Redevelopment means what? Demolishing the old structure and replacing the same with a new structure with new dimensions and space. So if building structure is dilapidated, repairs and restoration could be an option, but due to cost constraint, the favorite choice remains redevelopment, redevelopment and redevelopment. Okay. Now, some of the common questions that are asked for redevelopment. जो buildings redevelopment में जाती है, लोगों के पास अक्सर कुछ सवाल होते हैं. कॉमन क्वेश्चन क्या है? पहला सवाल ये हो सकता है, इज रीडेवलपमेंट एब्सोल्युटली नेसेसरी? मतलब क्या सचमुच हमारी बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट की ज़रूरत है, या थोड़ा बहुत रिपेयर, थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस करके चल सकता है? फिर लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रीडेवलपमेंट, एट द सेम टाइम व्हाट आर द चैलेंजेस. कई बार देखा गया है कि स्पेशली विद दी व्हाट आई वुड से सीनियर सिटीजन्स, उनका ये सवाल अक्सर होता है कि एट आवर एज डू यू एक्सपेक्ट अस टू शिफ्ट आउटसाइड द प्लेस फॉर 2 or 3 years and then what guarantee that we will get our flat back? As per the government circular dated 4th July 2019, you are required to follow whatever has been prescribed, whatever the provisions of that particular circular. And believe me, if you follow that circular and if there is no vested interest or any greediness, definitely there are all chances that you can very easily achieve your goal of obtaining an unblemished redevelopment. तो एक ही शर्त पे आपको चलना है कि कायदे की चौखट में काम होगा, किसी भी प्रकार के शॉर्टकट नहीं लेंगे आप. अगर गवर्नमेंट लॉज आप फॉलो करते हो, एक प्रॉपर कंसल्टेंट अपॉइंट करते हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, तो देर आर मेजर चांसेस दैट यू माइट नॉट गो इनटू एनी काइंड ऑफ लिटिगेशन इश्यूज एंड यू कुड एक्सपेक्ट अ स्मूथ रीडेवलपमेंट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रीडेवलपमेंट. लोग जानना चाहते हैं कि सर क्या एडवांटेज क्या है रीडेवलपमेंट का. नंबर वन, नो एक्सपेंसेस. रीडेवलपमेंट लोगों को यही लगता है कि रीडेवलपमेंट मतलब सिर्फ आन दे, मुझे देना कुछ नहीं, मुझे सिर्फ मिलने वाला है, मुझे घर मिलने वाला है, रेंट मिलने वाला है, कॉर्पस मिलने वाला है, शिफ्टिंग चार्ज मिलेगा, बैंक गारंटी मिलेगा, मतलब सिर्फ मिलने वाला है. मुझे देना सिर्फ फ्लैट है मुझे, उसको वो भी पुराना फ्लैट जो तोड़ के नया मिलने वाला है. देन एडवांटेज ऑफ रीडेवलपमेंट इज व्हाट? रिहैबिलिटेशन इन द ओरिजिनल नोन लोकेलिटी एंड एरिया. कई लोगों का ये सवाल होता है कि सर मेरे पासपोर्ट का एड्रेस चेंज हो जाएगा, मेरे बैंक में जो एड्रेस दिया है वो चेंज हो जाएगा. जहाँ जहाँ आपने एड्रेस दिया है आपका परमानेंट एकोमोडेशन का, वो चेंज होने वाला है. तो रीडेवलपमेंट में एडवांटेज क्या है कि इट इज़ अ टेम्पररी रीलोकेशन. वंस द रीडेवलपमेंट इज डन, आप उसी एरिया में, उसी बिल्डिंग में, उसी सोसाइटी में वापस आने वाले हो. देन बेनिफिट्स आर डेफिनेटली देयर, such as additional area, latest amenities, facilities, state of the art structure and above all no repairs. Because सबसे ज़्यादा जो रीज़न हमने देखा है रीडेवलपमेंट में लोगों के जाने का, that is extensive repairs and the expenses for that. So उससे निजात पाने के लिए people would love to go for redevelopment. At the same time, नया बिल्डिंग बनेगा तो गुड कंस्ट्रक्शन विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी which will ensure a longer period for major repair and or reoccurring maintenances. You will have a planned designed flats with earthquake resistant structure. So ये सारी चीज़ें अभी मैंडेटरी हो चुकी है. So you can expect to get a house where a planning होगा, डिजाइनिंग होगा properly. Stilt or underground and or podium parking will be available which will accommodate all vehicles. So with redevelopment, there are all the chances that your parking problem will be totally eradicated. Then of course additional amenities and recreational facilities such as a clubhouse, a swimming pool, a gymnasium, a community hall, etc. will be available.
सो पुराने फ्लैट्स, पुराने बिल्डिंग्स में ये सब चीज़ें नहीं मिलती थी, बट आज की तारीख में एज ए सेड, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी एट द हेल्प ऑफ द अफेयर्स, अगर प्रवणता है, अगर लोगों की डिमांड है, अगर आपकी इच्छा है, तो ये बेनिफिट्स आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं। देन एडिशनल एरिया इज कॉम्पेंसेशन फ्रॉम डेवलपर, कि जब रीडेवलपमेंट में जा रहे हो तो एडिशनल एरिया मिलेगा, कॉर्पस फंड मिलेगा, एडिशनल स्पेस भी आपको मिल सकता है जो डेवलपर अपना एरिया पर सेल करने निकालने वाला है, उसमें अगर आप चाहते हो तो वो भी आपको हो सकता है। उसी प्रकार से इस रीडेवलपमेंट में आपकी बिल्डिंग को बैंक गारंटी भी आप मांग सकते हो, मॉडर्न फैसिलिटीज़, एम्यूनिटीज़, गैजेट्स, बहुत कुछ नया एवरी डे आते रहा है। When I say modern amenities means in every aspect of the amenities that you are going to think about, be it tiling, be it wiring, be it paint, be it lift, be it lightings, you name it. Every time, after every period, there is something new which is coming into the market, and which is of course with in terms of the modern times. तो नॉट नेसेसरी कि सिर्फ पॉजिटिव है रीडेवलपमेंट में, कुछ कुछ नेगेटिव भी है, लाइक एडजस्टमेंट विथ न्यू मेंबर्स। व्हेन यू गो फॉर रीडेवलपमेंट, जो ओरिजिनल मेंबर्स है वो तो आएंगे आपके साथ रहने को, लेकिन उसके साथ साथ दे विल बी न्यू एंट्रेंट्स टू द सोसाइटी। जो लोग फ्लैट खरीद के आने वाले हैं उस बिल्डिंग में, वो नए लोग होंगे। आपने 30, 40, 50 साल पुराने लोगों के साथ गुजारे हैं, अब ये नए लोगों को अकोमोडेट करना होता है। ये इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि कई बार हमने देखा है कि पुराने जो लोग हैं उनका एक गुट बन जाता है, नए जो लोग आते हैं उनका एक गुट बन जाता है, एंड मेनी टाइम्स इवन द थिंकिंग प्रोसेस डिफर्स। सो बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है व्हेन द थिंकिंग प्रोसेस डिफर्स। सो दे you could face a problem with adjustment with the new members. Then your area increases, your redevelopment happens, your property tax is going to increase, you're going to face a higher maintenance cost. There is going to be, in case of an occupancy certificate not procured, सपोज बिल्डर ने किसी वजह से बिल्डिंग कंप्लीट की, आपको पोजीशन दिया, लेकिन ओसी नहीं ले आया, तो जिस बिल्डिंग को ओसी नहीं है उस बिल्डिंग को एडिशनल म्युनिसिपल चार्जेस एंड वाटर चार्जेस का बर्डन भुगतना पड़ता है। तो कई बार ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है कि बिल्डर हैंडओवर करके ओसी प्रॉपर दे के जा रहा है। अगर ओसी नहीं देता है बिल्डर किसी कारणवश, तो ये एडिशनल बर्डन सोसाइटी पे आता है। सोसाइटी पे मतलब मेंबर्स को भुगतना पड़ता है। देन पोजीशन इश्यूज भी होते हैं। रीडेवलपमेंट शुरू तो जोर शोर से हो जाता है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते अगर गॉड फॉरबिड फॉर एनी रीजन द बिल्डर इज नॉट फाइनेंशियली इक्विप्ड, तो देन यू कुड फेस एन इश्यू ऑफ ऑब्टेनिंग और गेटिंग द पोजीशन इन टाइम। At the same time, genuine difficulty with changing laws, because as time progresses, with passage of time, the law keeps on changing. So ये सारे laws को समझना बहुत ज़रूरी है। Not only समझना कि उसमें आपका नुकसान नहीं हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। Now कुछ items I am listing in front of you: modern latest facilities, amenities, gadgets, etc. such as you get state of the art architecture. So architecture is going to be of absolute beauty now. Modern lifts you will be having, intercom systems, smoke detectors, firefighting alarm systems, concealed plumbing, concealed wiring for electricity, telephone, cable TV, landscaping, solar water heaters, rooftop electricity generating equipments, rain harvesting systems, solid waste management gadgets, mechanized parkings, CCTV systems, common Wi-Fi and dish TV systems. So these all come today आज नई बिल्डिंग में आपको ये चीज़ें बड़ी आम हो चुकी है. So people who are going for redevelopment can definitely look forward to getting all these kind of amenities. Then recreational facilities such as garden areas, jogging tracks, yoga center, clubhouse, swimming pool, gymnasiums, community hall, etc. will all be available. So depending on the kind of the size of area that your society has,
the kind of redevelopment that you are going to undertake, all these items are possible. But again, as I said, it will differ. It will depend on the size of your plot, the size of the project. There are a lot of parameters based on which you can expect these kind of amenities or latest gadgets. But believe me, today all new construction activities that are going on, these are things which are generally provided by the builder. Redevelopment always remains a challenge or a chance. Why? Because there is temporary displacement. तो कुछ समय के लिए तो आपको निकलना ही है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, that goes without saying. You will be required to leave that place temporarily. So temporary displacement होना ही है. Fear of halfway stalled projects और court cases, जो मैंने ऑलरेडी जिक्र किया है कि देयर आर सो मेनी बिल्डिंग्स जो हाफ वे स्टक हुई है. सो ये फियर हमेशा रहता है, ये डर हमेशा रहता है कि अगर बिल्डर बिल्डिंग छोड़ के भाग गया आधे में तो क्या होगा, अगर कोर्ट में कोई मसला खड़ा होता है तो क्या होगा. डेफिनेटली दिस कुड बी. रीलोकेशन इज नॉट एज पर योर चॉइस. जो नया फ्लैट मिल रहा है आपको, वो नया फ्लैट may not be as per your choice. Of course, relocation is for a temporary period. आप रहते हो खार में, आपको खार में नहीं एरिया मिली, घर नहीं मिला, तो रीलोकेशन के लिए आपको शायद अंधेरी जाना पड़ा, दहीसर जाना पड़ा. सो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको रीलोकेशन आपके चॉइस का नहीं मिला, तो वो एक दिक्कत का सामना पड़ सकता है. लॉस ऑफ एनक्रोच्ड एरियाज. तो प्लीज रिमेंबर, एट द टाइम ऑफ रीडेवलपमेंट you will have to lose this encroached area. Any court, any law will not be helping you to get this area. So that is why a person should understand that any kind of encroached area upon which he is enjoying as of today, society जब redevelopment में जाएगी तो ये एरिया का लॉस होगा. Then residential complex if converted into commercial और एडिशनल कमर्शियल, दैट ऑल्सो मे बी अ प्रॉब्लम. मतलब आज बिल्डिंग है, रोड टच है, तो आपको 100% ऑफर किया जाएगा कि इसमें अगर कोई कमर्शियल चेंजेस हो सकता है तो रीडेवलपमेंट में पॉसिबल है, तो वो देखा जाता है. तो जब एक रेसिडेंशियल को कमर्शियल में कन्वर्ट करते हो तो डेफिनेटली बेनिफिट थोड़ा ज़्यादा होता है. तो बेनिफिट की लालच में अगर सोसाइटी के मेंबर्स ने एग्री किया टू गो इन फॉर रेसिडेंशियल टू कमर्शियल, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, एक बार कमर्शियल आ गया अंदर बिल्डिंग में, तो कमर्शियल के वजह से जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं उससे आपको कोई छुड़ा नहीं सकता है. सो मेंबर्स शुड थिंक ट्वाइस बिफोर एक्सेप्टिंग एनी काइंड ऑफ चेंज ओवर फ्रॉम रेसिडेंशियल टू कमर्शियल और इवन एडिंग टू कमर्शियल्स. मतलब स्केर्सिटी और शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई ड्यू टू एक्स्ट्रा कंजम्पशन. अब जैसे मैंने कहा कि जब नई बिल्डिंग बनने वाली है तो एडिशनल लोग आने वाले हैं, एडिशनल एम्यूनिटीज़ फैसिलिटीज़ होने वाले, जिसके लिए वाटर कंजम्पशन आपको ज़्यादा लगने वाला है. मुंबई जैसी एरिया में वाटर का शॉर्टेज 12 महीने चलते रहता है किसी न किसी वजह से. तो आप सोचिए कि ऑलरेडी आप 25 या 30 या 50 लोगों की सोसाइटी है जहाँ वाटर शॉर्टेज है और वहाँ पे अभी 50 का 100 होने वाला है, डबल, तो ये शायद प्रॉब्लम हो सकता है. तो वाटर शॉर्टेज का एक इशू आप कभी फेस कर सकते हो. एंड न्यू पार्किंग स्पेस अलॉटमेंट्स. अब होता ये है कि बरसों से लोगों को आदत हो गई अपनी गाड़ी अपने घर के सामने रखने की. इन रीडेवलपमेंट, एज आई सेड, एवरीबडी फियर्स दैट विल दे बी लिटिगेशन, विल वी फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. सो फॉर दैट अ वेरी सिंपल formula I am saying that you need to follow the procedure. But if you do not follow the procedure, then there are all the chances that the builder can take advantage of the situation offering unrealistic schemes. So कई बार हमने आज भी देखा है, I am seeing it even today, members are not able to understand a very simple concept that if you are a cooperative housing society, तो आपका आद्य कर्तव्य है, आपका दायित्व है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो 14 जुलाई 2019 का सर्कुलर दिया है उसके तहत ही रिडेवलपमेंट को शुरू करना है. ऑल्सो एंड रिजल्ट्स कुड बी वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. यू मे लूज प्रेशियस लाइफ टाइम सेविंग्स इफ यू ट्राई टू
venture into these kind of extraordinary meetings or extraordinary appointment of the builder developer without going through the procedure which has been prescribed. You see, newspapers are covering these factual stories every time. आप जब भी पेपर खोलोगे आपको कभी ना कभी ऐसी स्टोरी सुनने को मिलेगी. That is why you need to be very very vigilant to avoid being taken for a ride. At the same time, the newspaper give flash information, record flat deal called off. So initially आप ये न्यूज़ मिलता है कि ये डील हुआ है रिकॉर्ड एंड देन वो डील कैंसिल हुआ है. Who suffers in that? The innocent poor flat owner suffers. Nobody else. It is they who suffer. So that is why when your society is going for redevelopment, you need to follow certain principles which I am again reiterating here, that the managing committee has to be a properly elected body. You need to appoint a PMC having an extensive experience, knowledge and experience, and the responsibilities of your PMC is going to be suggest, to prepare, to check, to correct, to approve and monitor each and every stage of the redevelopment. So that is their basic role. They are not going to go anything beyond that. Who are the 5 experts that you are going to appoint? A housing consultant, an architect, a legal expert, a chartered accountant, and a technically sound person. That is a person who is knowing technicalities. मतलब engineering background जिसका है, that is the kind of person you will require. So ये 5 professionals when you are going in for redevelopment आपको लगने वाले. But now I am showing you one more side. Not only these 5 professionals, there are so many other people who you will be requiring when you go in for this redevelopment. Other professionals, junior staffs required, I am just naming a few. An associate architect, a senior architect, a project architect, junior architects, draftsmen, interior designers, junior site engineers, site supervisors, landscaping assistants, project coordinators, admin staff, accountants, staff consultants, housing consultants, office assistants, legal advisors, legal consultants, junior clerks, coordinating staff. So please understand, एक redevelopment करने के लिए बहुत सारे लोगों को आपको involve करना ज़रूरी है. Also professionals such as design architects, environment and green building consultants, structural designers, licensing consultants, MEP consultants, legal advisors. So I am repeating for you, there are other important professional services. मतलब प्रोफेशनल्स जो आपको लगने वाले हैं, सिर्फ ये 5 तो आपको गाइड करेंगे, असिस्ट करेंगे, लेकिन ड्यूरिंग दी रीडेवलपमेंट प्रोसेस बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल्स आपको लगने वाले हैं. सो ये जो टेंडर डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप बिल्डर अपॉइंट करने वाले हो, द टेंडर प्रिपरेशन, मेंबर्स पार्टिसिपेशन, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ग्रेट. मतलब एक टेंडर जब बनता है तो उसमें आपका सहयोग, आपका सहभाग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है. सो एज अ मेंबर, ओके, you not only have to contribute but participate actively, because the PMC is required to provide the outline of the tender document. The managing committee is required to contribute to any changes or additions or deletions that they require to be carried in the tender contents. Member also will be required to provide their inputs, their valid legitimate inputs which are required to be put in the tender, and the honorary secretary will call for a SGBM to discuss and finalize the tender. सो टेंडर के जो क्लॉजेस है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस वाले पॉइंट्स है, वो सारे जनरल बॉडी में ही डिस्कस होंगे. इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि रीडेवलपमेंट में जनरल बॉडी इज सुप्रीम. जनरल बॉडी ही डिसाइड करने वाली है इस पूर्ण रीडेवलपमेंट की दिशा क्या होगी और उसकी दशा क्या होगी. डिस्कशंस पर्टेनिंग टू इम्पोर्टेंट क्लॉजेस, टर्म्स एंड कंडीशंस सच एज, मतलब जब आप बैठोगे डिस्कस करेंगे तो क्या क्या होगा. यू विल बी डिस्कसिंग द क्राइटेरिया फॉर बिल्डर सिलेक्शन. बिल्डर सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, वो कौन डिसाइड करेगा? वो सोसाइटी के मेंबर्स डिसाइड करेंगे कि भाई क्राइटेरिया क्या होगा बिल्डर सिलेक्शन का, पेनल्टी क्या होगी, फाइन क्या होगा अगर बिल्डर डिफॉल्ट करता है परफॉर्मेंस में, किसी कारणवश बिल्डर प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है. तो ऐसे में
उसके ऊपर फाइन क्या लगाया जाए, पेनल्टी क्या लगाई जाए, टर्मिनेशन क्लॉज क्या होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड मेंबर्स करेंगे। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें सेक्शन 79 में नहीं लिखी हुई है, वहाँ सिर्फ प्रोसेस बताया गया है। बट एज एन इंडिविजुअल जब आप रीडेवलपमेंट करने जा रहे हो तो व्हाट आर योर राइट्स, व्हाट आर योर प्रिविलेजेस, आई एम टुडे टॉकिंग ऑन दैट लाइन्स. So you will be the one who will be deciding on the termination clauses, the bank guarantee और the security deposit amounts. कितनी बैंक गारंटी होनी चाहिए, कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट होना चाहिए कि आपकी सेफ्टी को आप इंश्योर कर सको. बिकॉज द सेल वैल्यू ऑफ द टेंडर एंड अप्रोप्रिएटिंग द प्रोसीड्स रिसीव फ्रॉम द टेंडर भी आप डिसाइड करने वाले हो कि टेंडर कितने वैल्यू में बिकने वाला है, उससे जो प्रॉफिट मिलने वाला है या जो अमाउंट मिलने वाला है उस टेंडर सेल में से वो आप रखोगे या पीएमसी रखेगा, ये भी आपको डिसाइड करना है. फिर ये जो सेल होगा टेंडर को, ये सेल कहाँ करोगे, सोसाइटी में करोगे या पीएमसी के ऑफिस में करोगे, ये डिसीजन भी आपको उसी वक्त लेना है. किस न्यूज़पेपर पे देना है एडवर्टाइजमेंट, लोकल में देना है, इंग्लिश में देना है, लोकल इंग्लिश दोनों में देना है, उसका बजट कितना होगा, उसका डेट क्या होगा, उसका डे क्या होगा, ये सारे चीज़ों का डिसीजन कहाँ लिया जाएगा. इन सारे चीज़ों का डिसीजन स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में लिया जाएगा. एट द सेम टाइम पीएमसी का दायित्व होगा कि वो आपको टेंडर की कंटेंट से रूबरू कराएंगे. दे विल बी एक्सप्लेन टू यू व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द टेंडर डॉक्यूमेंट. इट विल बी डिस्कस एंड टेबल्ड बिफोर द जनरल बॉडी फॉर अप्रूवल. जब तक जनरल बॉडी अप्रूव नहीं करती है टेंडर फाइनलाइज नहीं होगा. पोस्ट डिस्कशन द टेंडर टू बी फाइनलाइज एंड रेजोल्यूशन विल बी पास्ड. सो वंस ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, ऑल द क्लॉजेस आर डिस्कस्ड, डिसाइडेड एंड फाइनलाइज्ड, अ रेजोल्यूशन विल बी पास्ड कि हमने ये टेंडर फाइनल किया है. एंड members will be required to inform their known sources, because now your society is going into the process of floating the tenders in the newspaper. So जब ये टेंडर न्यूज़पेपर में फ्लोट किए जाएंगे तो उस वक्त मेंबर्स का कर्तव्य है, मेंबर्स का दायित्व है कि they will inform their known sources, they will request their known sources to buy the tenders and give proper legitimate offers to the society who will take a decision for appointment of the developer builder. So society needs to see that the tender document clauses are absolutely spick and span proper, because the society themselves will have to be abiding by the terms and conditions of the tender. Now let us understand what are the members' duties and responsibilities. You are also required to investigate the developer's market reputation and financial status. सो एज अ मेंबर जिसके हाथ में आप अपना घर देने वाले हो, तो इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी दैट यू डेफिनेटली गो एंड फाइंड आउट कि वेदर उसका रेपुटेशन क्या है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है. मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द इंटरव्यू एंड द ओपन सेशन विच आर गोइंग टू बी कंडक्टेड विद द शॉर्टलिस्टेड बिल्डर्स. सो ये प्रोसेस में जब आप बिल्डर्स शॉर्टलिस्ट करते हो और उनके साथ जब आप मीटिंग में बैठते हो टू डिस्कस, तो इन दैट मीटिंग में आपको हाजिर रहना बहुत ज़रूरी है. अगर किसी मेंबर के पास किसी बिल्डर के खिलाफ कोई पुख्ता जानकारी है या कोई प्रूफ है जिससे आप ये सिद्ध कर सकते हो कि इस बिल्डर को अपॉइंट करने से सोसाइटी का नुकसान होगा, तो आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आप वो जानकारी सोसाइटी को दो. और अगर ऐसा कोई डेवलपर बिल्डर है जो रीडेवलपमेंट में आपकी बिल्डिंग लेना चाहता है, जो आपको लगता है कि वो नुकसानदायी हो लोगों के लिए, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना बहुत ज़रूरी है. नाउ सिलेक्शन बेसिस का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए. आप जो बिल्डर सिलेक्ट करने वाले हो उसका क्राइटेरिया क्या होगा. उसका क्राइटेरिया बहुत सिंपल है. इट विल बी बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, कैलिबर, मार्केट एंड फाइनेंस स्टेटस,
टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड कॉम्पिटिटिव रेट्स। एक अच्छा बिल्डर जो है वो सिर्फ ऑफर से अच्छा नहीं गिना जाता है। अ गुड ऑफर डज नॉट डिनोट अ गुड बिल्डर। अ गुड बिल्डर इज द वन हु हैज गॉट अ गुड एक्सपीरियंस, हु हैज गॉट अ गुड कैलिबर, who's got a good market and financial status, who's got a good technical expertise behind him, who is also ready to give competitive rates। मतलब सारे चीज़ों का लेखा जोखा, you have to see all parameters before you select your choice of builders to whom you are going to give the redevelopment of your building। The developer builder to have a minimum one project registered under the RERA, which is one of the conditions of the 4th July 2019 government resolution, and members of course who remain absent or fail to attend the meeting, their written or verbal consent will never be considered, and all decisions in the society are going to be made with 51% of decision making। For decision making you always will be requiring 51% consent of the members for any kind of decision making that you are going to do। Now I am coming to a very important slide which says some of the issues that are not mentioned in section 79A, that you call for the quotations or offers from various builders along with an EMD। So builder जो भी interested है redevelopment में भाग लेने के लिए, उस बिल्डर को एक EMD की रकम अपने ऑफर के साथ देनी होती है। और ये ऑफर कौन डिसाइड करता है? ये ऑफर सोसाइटी खुद डिसाइड करती है। एट द सेम टाइम एक सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट आप उनसे मांगते हो। ये अमाउंट किस लिए यूज़ किया जाता है कि कल को अगर ये बिल्डर कहीं बैकआउट करता है तो उसके साथ लिटिगेशन में ये काम आ सकता है। एट द सेम टाइम व्हेन योर सोसाइटी ओसी इज बीन ऑब्टेन्ड, मतलब जहां आपको वापस बिल्डिंग में रहने को कहा जाता है, उसके बाद जो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है, उस पीरियड में अगर कोई प्रॉब्लम्स आपकी सोसाइटी फेस करती है इन टर्म्स ऑफ द एम्यूनिटीज और फैसिलिटीज दैट हैव बीन प्रोवाइडेड टू द सोसाइटी और द क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन, then in that defect liability period, if you do not have a deposit with you, it is very difficult for you to expect, or rather you to go and get that work done by your builder। अक्सर देखा गया है कि बिल्डर ओसी देने के बाद वापस मुड़ के नहीं देखते, तो इसलिए ये सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट आप डिसाइड करोगे। एट द सेम टाइम देयर इज वन हेडिंग नोन एज प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस। नाउ इस प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए आप अपनी तरफ से कुछ कंसल्टेंट्स को अपॉइंट करने वाले हो, जो 5 तो मैंने ही आपके सामने रखे हैं। एन आर्किटेक्ट, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ लीगल एक्सपर्ट, ए हाउसिंग कंसल्टेंट, टेक्निकल टीम। तो ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट आप अपॉइंट करने वाले हो, तो इसकी जो फीस है, ये फीस कौन देगा? ये फीस बिल्डर देगा। और ये फीस बिल्डर देगा, इस बात को तय कौन करेगा? इस बात को तय आपकी जनरल बॉडी करेगी। सो जनरल बॉडी विल डिसाइड दैट द फीस विल बी पेड बाय द डेवलपर। एज ए ओनर यू हैव गॉट द राइट to put this is a pre-condition, and that is why we term it as a pre-operative expenses। So when you are appointing the builder, you will tell him that when you are being appointed, this is one of the expenses that you will have to cater to। Then loading of the TDR and premiums and concessions. Before you vacate the premises, ensure that the entire TDR, not only of your area but of the additional to be constructed also, is loaded on the project in the name of the society। So here you are ensuring that a huge amount of money is plowed into the project in your name। At the same time, ensure that all the premiums and concession amounts which the builder is supposed to pay to the various departments, he pays and he produces the proof of payment towards those premiums and concessions to the society। So before vacating, if all these premiums are paid, all the concession values are paid, that is a big relief for the members। You have to go by a bar chart। There will be 2 types of bar chart। One bar chart you will be preparing for the kind of approvals, मतलब starting from the IOD, the approval of the plans, the CC and the plinth, whatever construction activity that you are talking about,
the approvals, getting the approvals for the various stages, that will be one of the bar chart where he will tell you what is a bar chart. Bar chart is basically, bar chart tells you that exactly in what pace, in what time the entire work schedule is going to be accomplished. तो ये जितना काम आप बिल्डर आपको प्रॉमिस कर रहा है कि ये सारे काम मैं करने वाला हूँ, ये कितने वक्त में ये काम होने वाला है, इसका एक बार चार्ट बनता है। इस बार चार्ट की अहमियत ये है कि जैसे कंस्ट्रक्शन में वो आपको बताया कि मैं इतने महीने में मैं प्लिंथ बनाऊंगा, फिर फर्स्ट स्लैब मेरा इतने वीक्स के बाद कास्ट होगा, सेकेंड स्लैब इतने वीक के बाद, ये जो भी बार चार्ट में वो टाइम बताता है कि इतने टाइम में मैं ये बिल्डिंग बनाने वाला हूँ। तो एज अ सोसाइटी जो पीएमसी आप अपॉइंट करने वाले हो, उनका काम ये होगा, उनका कर्तव्य ये होगा कि उस बार चार्ट को फॉलो करे और उस बार चार्ट के तहत प्रोग्रेस क्या हो रहा है उसके ऊपर नज़र रखे, और जहाँ पे उनको लगे कि ये प्रोग्रेस नहीं हो रहा है वहाँ पे जो भी एक्शन लेना है वो ले सकते हैं। तो जिसके लिए बार चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज़बानी बिल्डर के कंफर्मेशन पे आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। बिल्डर कैन नॉट टेल यू आप चिंता मत करो, मैंने बोला ना 2 साल में बना के दूंगा, आपको मिल जाएगा 2 साल में, आप निश्चिंत रहो। नहीं, 2 साल में आप किस प्रकार से इस बिल्डिंग को प्रोग्रेस करने वाले हो, उसका बार चार्ट जब तक नहीं मिलता है बिल्डर को किसी भी प्रकार की आप कोऑपरेशन या सहायता नहीं करोगे। एट द सेम टाइम अगर बिल्डर परफॉर्मेंस में कहीं गलती करता है, he is not performing to the standard or he is behind schedule, under those circumstances there is a penalty or a fine that you are going to levy on him. So for any defaults by the builder, you are going to decide what kind of fine and penalties आप उसके ऊपर impose करने वाले हो। ये डिसीजन आपका होगा। जैसे मैंने बताया कि ये कितना फाइन होना चाहिए, ये कितनी पेनल्टी होनी चाहिए, किस प्रकार के डिफेक्ट पे या किस प्रकार के शॉर्ट कमिंग्स पे, ये किसी भी कायदे में नहीं लिखा है। ये एज अ सुप्रीम जनरल बॉडी यू आर गोइंग टू डिसाइड। देन ऑल्सो अगर ये परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब है और बिल्डर को टर्मिनेशन करने की नौबत आती है, तो टर्मिनेशन किस लेवल पे होना चाहिए या किस वजह से होना चाहिए, ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी आप लोग करेंगे। नाउ वंस यू डिसाइड ऑन ऑल दीज टर्म्स एंड कंडीशंस, लेट अस कम टू द प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, मतलब बिफोर वेकेशन। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज हमारा तजुर्बा यही कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स बिल्डर मस्ती करता है या बिल्डर अपने वादे से मुकरता है, दैट इज आफ्टर वेकेशन। एक बार बिल्डिंग डिमोलिश हो गई, लोग बिल्डिंग छोड़ के बाहर निकल गए, अक्सर देखा गया है कि बिल्डर उस वक्त रीनेगोशिएशन की मूड में आता है या वहाँ पे वो प्रोजेक्ट को हानि पहुँचाने की कोशिश करता है। तो इसलिए द मेन पॉइंट इज दैट बिफोर वेकेशन यू नीड टू बी श्योर that certain activities are carried out which will ensure the safety and security of the project and of the individual members also. So in that list also there are certain other things which I want to mention here. The signing of the DA should be done within 3 months of the appointment. Once the builder has been appointed, within 3 months of the appointment development agreement sign करना ज़रूरी है। Obtaining approvals of the plans and the IOD before you vacate, जब तक प्लान आपका अप्रूव होके नहीं आता है, जब तक IOD आपको नहीं दिखाई जाती है, तब तक आप वेकेट नहीं करोगे। अगर बैंक गारंटी की बात हुई है, प्रॉमिस हुआ है, तो विदाउट बैंक गारंटी बाहर जाना इज डेफिनेटली डेंजरस। नाउ व्हेन आई से बैंक गारंटी in today's times, not only the pandemic time but also because the real estate is going through a very bad phase. So today the builders are openly requesting that they are not in a position to give any kind of bank guarantee. Under those circumstances, as your PMC will help you to find out ways and means to compensate for that bank guarantee. So there are other options which are also available, which may not be a bank guarantee, but it would be a kind of a guarantee that could ensure the safety and security of the project. Then builders to obtain the concessions and approvals from the various departments. You already know when a building is being constructed, there are so many departments
from which lots of NOCs are to be procured. So it will be the builder's responsibility to obtain all these concessions and approvals, and payment towards the premiums and open space deficiency, he is supposed to do that. Now the reason I am telling you this is that we are trying to ensure that before we vacate the premises, there is a suitable or sizable amount of money which has been plowed into the project, कि अगर बिल्डर ने एक अच्छी खासी रकम का निवेश किया है इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो देर आर लेस और नो चांसेस ऑफ द बिल्डर बैकिंग आउट और abandoning the project. At the same time, you need to ensure that the payments towards the rent, towards the shifting, towards the corpus, whatever has been decided in the tender document, the builder is adhering to that. So all these things you need to do, and most important of all is when you are leaving these premises, before leaving the premises rather, before vacating the building, please ensure that a tripartite alternate accommodation agreement is prepared with the proposed parking area, if any. This is a tripartite agreement between the builder, the society and the individual member. So this tripartite agreement will exactly tell you कि in that building कितने माले की बिल्डिंग है, कौन से माले पर आपका घर है, कितनी एरिया का आपका घर है. So PAAA is nothing but an agreement, a document confirming the title of that property in your name. So ensure that before you leave the premises, you are confirming your area, your floor, your flat in a properly stamp duty paid registered permanent alternate accommodation agreement. So PAAA किए बगैर फ्लैट आप हैंडओवर किसी भी हालत में नहीं करोगे. Now once you have done that, the demolition has taken place, then as per the solid waste management rules 2016, the disposing of the debris will be taking place. जो भी debris building तोड़ी जाती है उसका डिस्पोजल होना बहुत ज़रूरी है. Now this PMC का काम ये भी होगा, they will be checking the plinth, that is the area of your flat when it is in the plinth situation, when the RCC members have been done, the slabs before casting as per the drawing specification. So they will be checking these areas at every stage, for the simple reason you all must be knowing कि कई बार हमने देखा है पेपर में, there are cases which have been put by individual members on the builders where they are stating कि बिल्डर ने हमको प्रॉमिस किया था 800 स्क्वायर फीट फ्लैट लेके, जब मैंने गिनती किया तो आई रियलाइज कि 40 स्क्वायर फीट कम है मेरे फ्लैट में, 50 स्क्वायर फीट कम है. अब ये 40-50 स्क्वायर फीट के लिए यू हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव बट टू गो टू द कोर्ट. So lot of litigations we have seen in the court. So if you have to avoid this litigation, ensure that at every stage of the redevelopment a proper checking is being done of the areas, and this is being certified by your PMC. So if he is certifying, tomorrow if there is any kind of deviation, who is responsible? You can definitely blame your PMC and take him to task. They will be checking the quality of the material, they will be checking the method of casting. Also there is something known as the cube testing, where once the initial construction has been done, cubes are removed and sent for testing in different technical experts like SP Engineering और VJTI और IIT. यहाँ पे ये जो क्यूब भेजा जाता है उस क्यूब का टेस्टिंग होता है, जिसके तहत ये पता चलता है कि वेदर जो मटेरियल यूज़ किया है उसका दर्जा अच्छा था या ख़राब था, उसकी क्यूरिंग प्रॉपर हुई है कि नहीं, उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो प्रॉपर आया है कि नहीं. इन एनी केस अगर किसी कारण या किसी वजह से उसका रिपोर्ट ख़राब आता है कि इस क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया या गलत क्वालिटी इस्तेमाल की गई है, PMC is required to issue directives to the builder to break the entire thing and do it all over again. Now these are some 2-3 definitions which I am sharing with you. आपने अभी सुना होगा MOFA area and carpet area. Now MOFA, it means that the net usable floor area, that is जहाँ तक कारपेट डाल सकते हो
उस एरिया को मोफा कहा जाता है। एंड रेरा इट मीन्स अनयूजेबल एरिया ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट, मतलब कारपेट एरिया अलॉन्ग विथ जो दीवार बनी है उसके नीचे का जो एरिया है उसको भी गिना जाता है, उसको रेरा एरिया कहा जाता है। नाउ एज आई ऑलरेडी मेंशन, कारपेट सर्टिफिकेशन जो होगा, मतलब आपकी जो कारपेट एरिया होगी वो 5 टाइम्स चेक अगर की जाती है। एज अ पीएमसी वी डू दैट, वी चेक इट व्हेन द प्लान्स हैव बीन प्रपोज्ड, उसमें एरिया क्या डिनोट की गई है। अप्रूवल होने के बाद जो आता है उसमें हम चेक करते हैं कि वेदर वो सेम मेंटेन किया है। फिर जब आरसीसी होता है उस वक्त वापस चेक किया जाता है कि जो आरसीसी स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं कि उस वक्त कंस्ट्रक्शन में इन्होंने कहीं कम ज़्यादा तो नहीं किया है। फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जब शुरू होती है, जो भी प्लास्टर लगता है, जो भी टाइलिंग होता है, जब उस वक्त की जाती है। एंड जब रीपोजेशन में आता है, व्हेन यू आर एक्चुअली टेकिंग द रीपोजेशन फ्लैट, उस वक्त भी देखा जाता है। तो ये पूर्ण प्रोसेस में उस कारपेट की एरिया चेक की जाती है, बिकॉज इवन इफ यू आर गोइंग टू पुट एडिशनल प्लास्टरिंग और एडिशनल टाइलिंग टू द वॉल्स, इट विल ईट इनटू योर कारपेट एरिया। So these kind of checking is going to be done and these kind of checking is going to be reported. So ये होगा कर्तव्य आपके पीएमसी का। उसी प्रकार से अगर कोई किसी कारणवश अगर कोई कारपेट एरिया में कमी आती है, कई जगह हमने देखा है बिकॉज ऑफ द ग्रिड्स विच दे आर यूजिंग, एक पर्टिकुलर ग्रिड में जा रहा है तो 20-30 स्क्वायर फीट ज़्यादा बनता है फ्लैट में, तो उसका कितना पैसा आपको बिल्डर को देना है, या अगर किसी कारणवश ग्रिड की वजह से आपका फ्लैट 10-20 स्क्वायर फीट से कम बनता है तो बिल्डर आपको क्या कॉम्पेंसेट करेगा, ये सारी चीज़ें आप पहले ही तय करते हो। सो ये चेकिंग के दौरान मालूम पड़ता है कि वेदर जो प्रॉमिस किया है उतना मिल रहा है या उससे कुछ कम मिल रहा है। सो बेसिकली द पीएमसी टू चेक, अप्रूव एंड सर्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, द रॉ मटेरियल, द स्पेसिफिकेशन ऑफ द एमिनिटीज, द डायमेंशंस ऑफ द एंटायर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एट एवरी स्टेज एज अग्रीड अंडर द टेंडर एंड द डेवलपमेंट एग्रीमेंट। टेंडर में ऑलरेडी लिखा जाएगा कि पीएमसी का ये दायित्व होगा, पीएमसी का ये कर्तव्य होगा, और बिल्डर को जो भी इंफॉर्मेशन बताई जाएगी वो मानना पड़ेगा। नाउ फॉर कैरिंग आउट दिस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी देयर आर अ लॉट ऑफ एनओसीज दैट नीड टू बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम फॉर occupancies requiring clearances from authorities like the Civil Aviation Department, the Directorate of Industries Pollution Control Board, the Tree Authority, the Inspectorate of Boilers and Smoke Nuisance, the Electrical Distribution Licensors regarding requirement of electrical transforming stations, the CFO that is the Chief Fire Officer, the Authority for Commercial Establishment Permissions। मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट बॉडी से परमिशंस लाना ज़रूरी है। उसी प्रकार एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वेरियस कॉन्ट्रैक्टर्स विल बी अपॉइंटेड। एक बिल्डिंग को बनाने के लिए आप समझ सकते हो कि कितने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को आपको ऑन बोर्ड लाना पड़ता है। फ्रॉम गेटिंग अ पीएमसी ऑन बोर्ड देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंटेशन which the society needs to procure and keep ready if they want to go for redevelopment. Consent for alternate accommodation, consent letters from members to the society. So consent letters members का लेना बहुत ज़रूरी है। पुराने लोग अंदर आ चुके, you are going to have lot of new people who would like to join the society. So वो new members जो आएंगे उनके ज्वाइनिंग के लिए जो प्रोसेस दिया गया है वो प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो करना और उस प्रोसेस की डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली उनके फाइल में रखना, दैट विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। देन यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर टेकिंग द अंडरटेकिंग फ्रॉम द न्यू मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। द फॉर्मेट ऑफ द रेजोल्यूशन टू एडमिट द न्यू मेंबर्स हैज टू बी प्रॉपरली वर्डेड। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द बिल्डर्स, यू हैव टू, there is a list which your professionals will definitely give you. So you need, once the building is prepared, once the OC is given, once you are going back to accommodate yourself in the new building, then under those circumstances it is necessary that you obtain all those list of documents from the builder, and most important the revocation, cancellation of the power of attorney। जो जिस पावर ऑफ अटर्नी के तहत बिल्डर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करने वाला है, एक बार कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी खत्म हुई, लोगों ने फ्लैट ले लिए, उसके बाद जो पावर ऑफ अटर्नी आपने उसको दी है उसका या तो रिवोकेशन या कैंसिलेशन करने को नहीं भूलना चाहिए। अगर रीडेवलपमेंट प्रोसेस को आपने ठीक तरह से फॉलो नहीं किया
तो एक या दो आदमी भी पूरा रीडेवलपमेंट को स्टॉप कर सकते हैं. फाइनली द प्राइम पॉइंट्स फॉर अ सक्सेसफुल वेंचर अगेन, implement the democratic process to carry out the procedure. Project always to be by the people, of the people and for the people. The original members to have the first say. Transparency and coordination to be maintained at all times. All issues to be sorted out with the help of the PMC. So आपके जो PMC है वो आपकी मदद के लिए है. So see to it that you make good use of your good PMC.